बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। वैसे तो जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आजकल ये सिनेरियो है कि फ़िक्र होती है कि अगर आप सो रहे थे तो सुबह क्या हुआ होगा दुनिया भर में, चूँकि आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इट्स वेरी अलार्मिंग कहीं ना कहीं। और हम जिन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, तो वो डेवलपमेंट देखने के लिए रात अगर आप 1-2 बजे टीवी बंद भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट होती है कि इंसान परेशान हो जाता है। तो ऐसा आज जो डेवलपमेंट आई है सुबह, वो परेशान को नहीं बल्कि अच्छी है, क्योंकि जंग बंदी का ऐलान किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी अपनी एक ट्वीट की और उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशंस वर्ल्ड, इट्स टाइम फॉर पीस। सो ये तो अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि कल ईरान ने ऑपरेशन बशारत फ़तह के तहत अमेरिका की जानिब से जो ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले के जवाब में कतर में जो अमेरिकन फ़ौजी अड्डे थे उन पर एयरबेस के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जी ईरान ने कतर समेत कतर की जो सिमत है 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिनमें एक को कतरी फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम ने तबाह किया, जबकि जो कतरी वजारत खारजा के मुताबिक बाकी मिसाइल अमेरिकन अड्डे से दूर गिरे और किसी जारी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कतर ने जी पेश की हिफाजती इकदाम के तहत बेस को खाली करवा लिया था और ईरान की मिसाइल्स की तादाद इतनी ही थी जितनी बमबारी अमेरिका ने ईरान पर की थी। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया है कि बेस रिहायशी आबादी से दूर है और कतर जैसे दोस्त और बरादर मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस सारे मामले के बाद जो अमेरिकन सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तस्दीक की कि ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, जिनमें से 13 को रोक लिया गया और ट्रंप ने इसे एक वीक रिस्पॉन्स करार दिया और कहा कि ईरान का गुस्सा निकल चुका है और जंग का मजीद फैलाव का खतरा भी कम हो गया है। और उन्होंने इस बात का भी इतराफ़ किया कि ईरान ने हमले से पहले इत्तला दी जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी दौरान अमेरिका के इराक में मौजूद जो एयरबेस है उस पर भी हाई अलर्ट जारी हुआ और फौजी एहलकारों को बंकर्स में मुंतकिल होने के हवाले से कहा गया। इसके साथ साथ जी हमले की तो तस्दीक वहाँ पर नहीं हुई। दूसरी जानिब ईरानी हमले के बाद कतर ने भी अपने रद्द अमल में मिसाइल हमले की मजम्मत करते हुए अपने दिफा का हक महफूज रखने का ऐलान किया। और आखिरकार आज सुबह की जो मैंने डेवलपमेंट आपके साथ शेयर की कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से जंगबंदी के को लेकर एक ट्वीट की है। अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें जी फॉर्मर एम्बेसडर हैं नाइला चौहान साहिबा, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। और इसके साथ साथ वाशिंगटन DC से अनीला अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अनीला साहिबा मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि इस वक्त वाशिंगटन की जो इम्पोर्टेंस है और यहाँ पर होने वाली जो तमाम तर मामलात हैं, हम चाहेंगे एक थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा हमें कि कल इस जो एयरबेस के ऊपर हमला हुआ कतर के अंदर अमेरिकन, क्या रिएक्शन था और अब चूँकि जंगबंदी या सीज़ फायर का ऐलान किया गया, इसके बाद क्या डिस्कशंस हैं, थोड़ा सा हमें को ओवरव्यू दीजिएगा। बड़ा अच्छा सा रिकैप किया। आज जो दोपहर में जब अटैक हुआ अमेरिकन एयरबेस पे कतर में, तो उसके बाद ये एक मैं समझती हूँ सिंबॉलिक जेस्चर था ईरान का। उसको अटैक तो करना था, अमेरिका ने उनकी एयरबेस को टोटली इन्वेड किया विदाउट बीइंग डिटेक्टेड और B2 बॉम्बर्स से तबाही मचाई वहाँ उनके न्यूक्लियर आर्सेनल पे और उनके जो जगहें टारगेट की थी अमेरिकन ने। तो ये उनको थोड़ा तो शोर मचाना ही था। लेकिन उसके बाद जो हुआ तो वो बैक चैनल डिप्लोमेसी, ये याद रखना ज़रूरी है कि वो कभी स्टॉप नहीं हुई थी। क्योंकि आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स आ रहे थे, जब वो बात करते थे ईरान से वो कहते थे कि नो एंड द वॉर, कम एंड सिट एट द नेगोशिएटिंग टेबल। यानी कि उन्होंने वो जो पीस डील की बात थी वो कभी छोड़ी नहीं, विच वॉज ऑल्सो समथिंग गुड, बिकॉज लोगों को होप थी कि अगर अमेरिका ये एक्शन ले भी रहा है अगेंस्ट
ईरान, तो फिर भी पीस के लिए वो कहेगा। और बहुत सारे अमेरिकन जो लॉ मेकर्स हैं, सेक्रेटरी रूबियो, उन सब ने क्लियरली कहा था कि ये रजीम, वी आर नॉट लुकिंग फॉर रजीम चेंज, we are looking to destroy Iran's nuclear arsenal or and their capability to build nuclear bomb। तो ये जो गोल था अमेरिका का वो पूरा हो गया। उसके बाद उन्होंने desperately कहा sit down, let's make peace। और जब ये अटैक हुआ तो कतर जरा से एनर्जाइज हुए और कतर ने कहा कि ठीक है, वी विल बी द नेगोशिएटर, और फिर ये सीज फायर अभी हुआ है। अच्छा, ये भी कहती चलूं कि थोड़े से स्कर्मिशेस होंगे, बिकॉज टू ब्रिंग द सीज फायर टू अ कंप्लीट हॉल्ट उसमें जरा सा टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है, आप टाइम लगता है। और अभी अगले 6 घंटों के हवाले से उन्होंने ये खबरें भी आई हैं। अच्छा जी, नाइला चौहान साहिबा, मैं थोड़ा जिस तरह से अभी अनीला ने हमें थोड़ा सा ब्रीफ किया कि कहीं ना कहीं अमेरिका जहां पर ये एक्शन ले रहा था कि ईरानी एयर स्पेस को इन्वेट करके उनकी जौहरी तनसीबात को उन्होंने निशाना बनाया विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, लेकिन उसके साथ साथ नेगोशिएशन की बात करना, डू यू थिंक कि ये एक डिप्लोमेटिक वे था या अमेरिका वाज रॉन्ग एट दैट एंड? ये नया अंदाज है। इसमें जो है इन्होंने बैक ट्रैक डिप्लोमेसी ये कर रहे थे। जब उन्होंने उनकी तनसीबात पे अटैक किया तो उससे पहले उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बता दिया था, और इसीलिए उन्होंने वहाँ से अपने न्यूक्लियर वो एसेट्स हटा लिए थे। इसी तरह जब ईरान ने पहला हमला मतलब जवाबी कार्रवाई की थी इजराइल के ख़िलाफ़, तो उन्होंने अमेरिका को पहले बता दिया था कि हम ये कर रहे हैं। तो लगता है कि ये बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारी ऑर्केस्ट्रेट हो रही है एक्टिविटी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपका भी इस पे कमेंट चाहूँगी। और ज़ाहिर है अभी जैसे अनीला साहिबा और नाइला साहिबा ने दोनों ने एक बहुत उस तरीके से एक्सप्लेन किया जिसे वाशिंगटन के अंदर जो एक थॉट प्रोसेस चल रहा था इस सारे मामले में और जो फीडबैक आ रहा था, और उसके साथ साथ डिप्लोमेसी के हवाले से, डू यू थिंक कि जो ईरान ने अपने दिफा के लिए ये किया है और जिस पर सारी चीज़ें कि जी हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, जानी नुकसान नहीं हुआ या हमारी एयर बेसिस को नुकसान नहीं पहुंचा, ये जो कोऑर्डिनेशन वाली टर्म नाइला साहिबा ने यूज़ की है? देखिए, जंग जो है ना ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब इसके बारे में बिल्कुल सही दुरुस्त अंदाज़े लगाना जो है वो इतना आसान नहीं रहा जिस तरह माजी में होता था। हर मूव जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड होती है, बड़ी मैथमेटिकल होती है। उसमें ये भी ख्याल रखा जाता है कि जो एस्केलेशन हो रही है फिर वो इतनी प्रोवोकेशन ना हो कि फिर वो एक ऑल आउट एक बड़े क्राइसिस में बदल जाए। तो इस सारे मामले में ये ज़रूर देखा कि तमाम जो ममालिक हैं इसके फ्री कैन, उन्होंने अपना एक मकसद तो रखा टारगेट अपने सामने। यानी अमेरिका और इज़राइल का जो बड़ा मकसद था वो ये था कि ईरान को जौहरी बम बनाने से रोकना है और उनकी जो इंस्टॉलेशन है या जो जौहरी तनसीबात हैं उन पे उन्होंने हमला भी किया और भरपूर हमला किया, इसलिए कि अमेरिका के पास ही ये सलाहियत है कि वो जो B-2 उनका बम्बार है उसके ज़रिए उन्होंने वो बम इस्तेमाल किया जो कि कई 100 मीटर डीप गहराई में या पहाड़ में जाके भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ देखा जाए तो अमेरिका का जो मकसद था वो तो उन्होंने अचीव कर लिया कि ईरान को, अगर उनके ख्याल में कि ईरान अगर कोई करीब पहुंचा था जौहरी बम बनाने के तो उस प्रोसेस को और डिले किया जाए और वो बजाय अगर वो हफ्तों में मुमकिन था या महीनों में तो शायद अब सालों में मुमकिन हो। इसी तरह इज़राइल ने भी अपने जो टारगेट सेट किए हुए थे, यकीनन उन्होंने भी जो बीमारी की इन 11 दिनों में ईरान पे, लेकिन आपने देखा ये ज़रूर एहतियात रखी गई कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है यानी उसको नुकसान ना पहुँचे। लेकिन ईरान की जो मिलिट्री टॉप ब्रॉस थी, देखें उसको तो टारगेट किया इज़राइल ने। तो गोया बड़े टारगेटेड आप कह लें जो एम्स थे, वो गोल्स वो भी अचीव करते रहे। उसकी वजह यह है कि ईरान का जो इस खत्ते में रोल है वो एक बैलेंसर का है। यानी ईरान के हवाले से ये भी कहा जाता है कि अरब ममालिक के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं उसमें ईरान जो है वो एक चिप के तौर पे, एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे रोल प्ले करता है। अब अमेरिका की ये भी ख्वाहिश नहीं कि ईरान को इतना यकदम कमज़ोर कर दिया जाए कि वो जो एक बार्गेनिंग चिप है वो भी उसके हाथ से चली जाए। फिर आपने देखा इज़राइल को भी, अब इज़राइल की डिपेंडेंस आप देखें अमेरिका पे बड़ी है। वैसे कहने को तो यूँ कहते हैं कि बेहतरीन अलाए हैं वो एक दूसरे के, लेकिन आपने देखा कि इज़राइल पे जो उनका जो एयरबोर्न जो उनका
जो डिफेंस सिस्टम है जिसको आप कहते हैं वो बड़ा जदीद तरीन है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स थे और ड्रोन्स थे ईरान के, उन्होंने पहली बार इसराइल के जो बड़े शहर हैं जैसे हैफा है, तल अबीब है, उसमें बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है। दूसरा पे जब अमेरिका का ये कहना कि इसराइल के पास वो सलाहियत नहीं है कि वो हिट कर सकें ईरान की तनसीबात को, तो आपने देखा कि जो वल्नरेबिलिटी है ना इसराइल की, वो भी सामने आ गई। अमेरिका मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा आप कह लें बेनिफिशर के तौर पे सामने आया कि एक तरफ इसराइल भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अब उनसे बात करेगा। अरब ममालिक के साथ जो डील होती रही है अमेरिका की, और ट्रंप अभी आपको पता है दौरे से होके गए थे और कई ट्रिलियन डॉलर की, तो आपने देखा कि ये जो वॉर है ना अब ये बड़ी मल्टी डायमेंशनल हो गई है, इसके कई फेसेट्स हैं। इसको सही तरीके से इसको एनालाइज करना उतना आसान नहीं रहा जितना माजी में हम तबसरा कर लिया करते थे। ठीक हो गया। नाइला साहिबा, ये जो अभी इन्होंने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट की डॉक्टर साहब ने, कि इस सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका जो बेनिफिशरी रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इजराइल हैज़ ऑलवेज बीन वेरी डिपेंडेंट ऑन यूएस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपकी मिलिट्री हेल्प है एंड एवरीथिंग। तो इसमें कहीं ना कहीं इजराइल भी एक्सपोज हुआ है कि वो अमेरिका की, वैसे तो वी ऑल नो के सपोर्ट के बगैर वो इस तरह का कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने की जुर्रत का, तो मैं लफ्ज़ क्या टर्म यूज़ करूँगा, आई एम नॉट श्योर, ये आप हमें ज़रा डिप्लोमेटिक टर्म इस हवाले से को बताएं। यस, मेरा नहीं ख्याल जंग में कोई भी बेनिफिशरी होता है और जंग होती नहीं अगर बेनिफिट्स ना हो। सो दोनों चीज़ें होती हैं। आप देखें कि इनके ये जो बॉम्बर्स थे, एक बॉम्बर जो है 2.2 बिलियन डॉलर्स का बना है। सो इतना महंगा ये असला इस्तेमाल किया गया और ये पहली दफ़ा किया गया। सो उनके टेस्ट ट्रायल्स भी थे। जहाँ तक नेतन्याहू की बात है, वो समझ रहा है कि उसकी बड़ी कामयाबी हुई है और उधर जश्न मनाए जा रहे हैं कि अमेरिका जो पहले नहीं शामिल हो रहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि हम 2 हफ्ते लेंगे डिसीजन में, उन्होंने 3 दिन में डिसीजन ले लिया। सो ये नेतन्याहू की कामयाबी थी कि उन्होंने अमेरिका को मुलव्विस कर लिया जो अमेरिका नहीं होना चाह रहा था। और उसके ना होने में बहुत से फैक्टर्स हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनकी इंटरनल पॉलिटिकल कंडीशंस हैं। फिर ये कि इन्होंने ये यहाँ से जो शिफ्ट किया अपने बॉम्बर्स फ्रॉम साउथ चाइना से ये इधर इंडियन ओशन में लेके आए, तो उनकी जो उधर चाइना के साथ डिटेरेंस थी वो कमज़ोर पड़ गई। यानी चाइना बेसिकली बेनिफिशरी हुआ है कि उसको साउथ चाइना में एक फ्री हैंड मिल गया और इधर भी वो अपने जो है टर्म्स पे काम कर रहे हैं। आई थिंक सारी गेम में जो है चाइना इज़ द बेनिफिशरी। ओके अनीला साहिबा, डू यू अग्री विद नाइला साहिबा, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि सारे सिनेरियो के अंदर चाइना इज़ द बेनिफिशरी, और साथ साथ इन्होंने अभी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे बात की और जो बॉम्बर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए सारे ऑपरेशन के अंदर वो पहली बार हुए और इट वाज अ टेस्ट रन फॉर देम एज वेल। जी, ये मैं कहना चाहूंगी कि देखिए अमेरिका का जो एंगेजमेंट आया वो पता था एट सम पॉइंट आने वाला है, क्योंकि जो इजराइल और अमेरिका पे ईरान 40 साल से धमकियां दे रहा था, वो आपको याद है बड़ा शैतान छोटा शैतान करके 40 साल से धमकियां दे रहा था ईरान। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बिलीव करते हैं कि पीस होना चाहिए, वॉर सस्टेनेबल नहीं है किसी कंट्री के लिए। वो खुद नहीं चाहते हैं कि इकोनॉमी क्रैश हो। उनको पता था कि अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद करेगा तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो चाइना को डिफ़िकल्टी होती है, उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, सब वहाँ की कंट्रीज़ का ट्रेड अफेक्ट होता। लेकिन एक्चुअली अमेरिका सबसे ज़्यादा उससे कम अफेक्ट होता, जो कि सेक्रेटरी रूबियो ने भी कहा कि हम अफेक्ट होते लेकिन हम इतने नहीं होते जितनी नियर बाय कंट्रीज होती, चाइना स्पेशली। तो जो मेरा ख्याल है इस वक्त जिसने गेन किया उसने आई वुड से कि वो जो अमेरिका की रेपुटेशन थी एज द मिलिट्री पावर, और पता नहीं था आफ्टर द पाकिस्तान ने जो हराया इंडिया को, तो ये भी आया कि चाइना के पास
5th generation, 6th generation सारे मिलिट्री इक्विपमेंट है, तो अमेरिका कहाँ है? सो आई थिंक इन अ वे अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द बिग बेनिफिशरीज कि उन्होंने दिखा दिया हुआ द मिलिट्री सुप्रेमेसी ऑफ अमेरिका। अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि टू गो फ्रॉम मिशिगन यहाँ अमेरिका से अनडिटेक्टेड get into the Iranian space and do that kind of damage, and yes $2 billion का एक बॉम्ब, लेकिन उसके बगैर काम भी नहीं हो सकता था। ये पता है हमें कैपेबिलिटी का कि इजराइल को लॉन्गर लगता टू डू दिस, उनको ग्राउंड पे जाके स्ट्रेटेजिकली अपने जो उनके एसेट्स हैं ग्राउंड पे उनके साथ मिलके करना, बिकॉज उनके पास वो बॉम्ब्स तो थे ही नहीं, वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता। बट आई थिंक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये स्टैब्लिश कर लिया कि जो हमारा गोल था, ये यूएस नेशनल सिक्योरिटी का गोल है कि भाई ईरान विल नेवर बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। और जब बीबी नेतन्याहू ने अमेरिका को दिखाया कुछ हफ्ते पहले, और ये सारा कुछ जो है ये काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं ओवर द पास्ट 2-3 वीक्स, और जब उन्होंने कन्विंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप को इजरायलीज ने कि ये हमारी इंटेलिजेंस है, तो सब ने देख लिया उसका एविडेंस कि आप क्यों 60% एनरिच कर रहे हैं यूरेनियम। वो तो आपको चाहिए टू बी न्यूक्लियर, 20% चाहिए होती है आपको सिविल प्रोग्राम के लिए। तो जब ये एविडेंस आया तो उन्होंने फिर एक डिसाइसिव एक्शन लिया, जो कि वो बिलीव करते हैं कि अमेरिकन सुपीरियॉरिटी, आप देख रहे हैं कि वो 6 बिलियन के उन्होंने 600 बिलियन के आर्म्स की डील की थी विद सऊदी अरेबिया जब वो गए थे अपने यूरोपियन टूर पे एमिरेट्स सऊदी अरेबिया। सो दैट्स अ बिग चंक ऑफ अमेरिकाज डिफेंस, जो बनाता है अमेरिका, मैन्युफैक्चर करता है थ्रू नॉर्थरॉप, बोइंग एंड रेथियन एंड अदर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज जो हैं, तो वो सारे वो बेच के आए, वेपन्स थे, और अब उन्होंने पूरी दुनिया को सुप्रेमेसी भी दिखा दी है। फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देखिए रशिया ने कितना कहा था कि हम तो ईरान को हेल्प करते हैं, उनके पार्टनर्स हैं, उनके खुद वेपन्स ओल्ड हो गए हैं, दे आर नॉट केपेबल। उन्होंने ख़ास ईरान ने को हेल्प नहीं की। चाइना ने भी ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दिया ऑफ हेल्प, और कहा करेंगे। इंडिया ने तो डबल रोल प्ले किया, और इंडिया ने तो इतना दिखाया कि वो तो उनका ट्रेड भी था ईरान से, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं आए उनको हेल्प करने। और आपने देखा होगा मोदी जी के स्टेटमेंट में उन्होंने तो कंडेम भी नहीं किया, उन्होंने कहा वी आर कंसर्न। सो ये सारा जो है एक तरह से देखा जाए, एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज ने अपना एक स्टेटमेंट तो दे दिया OIC के थ्रू, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन करे डेवलप। और ये कुछ अंडरस्टूड था बिटवीन द मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड द बिगर पावर्स कि हम आपको क्वाइटली सपोर्ट करेंगे। आप देखिए सऊदी अरेबिया, सारी अरब कंट्रीज वहीं हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो कि उनकी एयर स्पेस भी अफेक्ट हो सकती है। और इन सब कंट्रीज को डर था कि ईरान इनको भी अटैक करेगा, बिकॉज इट्स अ शिया रोग काइंड ऑफ अ रिजीम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी अनिला ने जो बात की है, ये उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन भी किया है, मैं चाहूँगी आप इस पे भी एक हमें एनालिसिस दीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है या रूस की बात हो रही है और ये सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की बात हो रही है, जिसमें अभी नीला ने मेंशन किया कि बैक एंड पे नोबडी वांटेड के जो ईरान है वो न्यूक्लियर जो सिस्टम है उसको वेपनाइज करे, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक, डू यू थिंक कि इस चीज़ को काउंटर किया जब ईरान के ऊपर अटैक भी हुआ? देखिए, पहले तो एक दो बातें हुई जिनकी वजाहत ज़रूरी है। अभी एम्बेसडर साहिबा में बड़े बसद एहतराम उनसे ये, वो जैसे शायर ने कहा था ना कि वो जिसका फसाने में भी जिक्र नहीं था, तो चाइना तो मेरा ख्याल है कि अगर ये वॉर और एस्केलेट होती तो ज़्यादा एक सफ़र होता है, इसलिए कि चाइना के जो इस रीजन में इंटरेस्ट वाबस्ता हैं और ख़ुसूसन ऑयल के हवाले से कि ईरान का जो बड़ा हिस्सा है ऑयल का, वो ज़ाहिर चीन की ज़रूरियात को पूरा करता है। और जो भी आपने जैसे बात की, एक बात हुई कि वो जो 2
ये जो बम्बर जहाज़ है ये तो चले मान लिया 2 बिलियन का है, लेकिन उस जहाज़ को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो 7 जहाज़ आए, सातों वापस चले गए। वो जो बम गिराया गया है वो बम जो है वो उसकी कॉस्ट इतनी नहीं है कि वो जो 7 बम गिराए गए हैं। तो बाकी जो अभी अब बात हो रही है इस हवाले से कि रीजन में देखें, ईरान तो ख़ुद ये कहता रहा है कि ईरान जौहरी बम नहीं बनाना चाह रहा। मुझे याद है एक मरतबा एक जो कॉम्पेयर हैं बड़े मारूफ चार्ली, वो एक ईरानियन डिप्लोमेट को इंटरव्यू कर रहे थे, पुरानी बात है, और वो बार बार उनसे यही कह रहे थे, जिसके अब दोबारा अभी उन्होंने आदा किया कि जो ईरान की जो आइडेंटिटी है या उनका जो वर्जन है, आप कह लें आइडियालॉजी का या मज़हब का, तो वो ऐसे हथियार जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जिनको कहते हैं, जिससे बनी नौ इंसान की हलाकत हो, तो वो नहीं बना रहे, बल्कि जो उनके रहबर हैं जो आयतुल्ला खामनाई जो हैं, उनको उन्होंने तो फतवा दिया हुआ है कि ईरान ये नहीं बनाएगा। तो ईरान की जो स्टेटेड आप कह लें जो पोजीशन है वो ये ईरान ही की नहीं, सिर्फ आपने देखा IAEA ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हमने ये ज़रूर कहा कि ईरान जो इनरिचमेंट है यूरेनियम की वो 60% से वो ऊपर चली गई है। ज़ाहिर है अगर वो 90% को छू ले तो इसका मतलब होता है कि फिर उसको मिला के और जो बाकी टूल्स हैं बम बनाया जा सकता है। लेकिन IAEA ने भी कभी ये नहीं कहा कि ईरान जो है वो बम बना रहा है या उनका जो इरादा है, बल्कि आपने देखा जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की जो गबार्ड जो उनकी चीफ हैं खातून, उनकी जो रिपोर्ट थी 2 माह पहले, वो रिपोर्ट भी यही थी कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा। अच्छा, ये तो देखें जितनी भी अब तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन इसके बावजूद एक डाउट जो है ना, वो डाउट तो कायम रहता है। इसलिए कायम रहता है कि अगर मुझे इजाज़त दी तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जो अक्सर इसके बारे में, बल्कि चार्ली ने अपने उस प्रोग्राम में भी वो मिसाल दी कि देखें किचन जो है, जैसे अभी हमारे सेट पे भी एक किचन है, तो किचन में नाइफ़ होते हैं, छुरियाँ होती हैं, लेकिन वो छुरियाँ होती हैं सेब काटने के लिए, प्याज काटने के लिए, सब्ज़ी काटने के लिए। लेकिन अगर कोई कहे कि जी ये तो पेट में भी मारी जा सकती हैं और पेट में घोंपी भी जा सकती हैं, ये बात तो ठीक है, वो छुरी जो सेब काटने के लिए है वो पेट में भी मारी जा सकती है। अच्छा, ये डाउट रहता है कि इस मुल्क के बारे में जो ये दावा करता हो कि उसका जो प्रोग्राम है वो पुरअमन मकासद के लिए है, या दूसरे मानों में कह लें कि वो जो छुरियाँ हैं वो सेब काटने के लिए हैं और सब्ज़ी काटने के लिए, लेकिन किसी वक्त भी वो इस्तेमाल हो सकती हैं। इस डाउट को नहीं कम किया जा सकता। अब यही वजह थी कि अमेरिका को भी ये डाउट था, इजराइल को भी ये डाउट था, और इसी डाउट को दूर करने के लिए वो फिर क्या करते हैं, जैसे आपने देखा इराक़ पे पहले एक दफ़ा इजराइल ने हमला किया और उसकी एटमी तनसीबात को तबाह किया, यही इजराइल सीरिया में कर चुका है। ईरान ने चूँकि जो अपना ये जो फुर्दो जो है उनका जो जगह वो तो इतना डीप बनाया हुआ था कि वो कई 100 मीटर है, पहले तो पहाड़ है, फिर उसके नीचे जाके सुरंगें बना के टनल्स बना के बनाया हुआ है। अब वो ईरान के पास भी वो सलाहियत नहीं थी, और अभी भी नहीं मालूम देख लें पूरी तरह से कि चूँकि उसके बारे में भी ईरान को ख़बरदार कर दिया गया था कि वहाँ से वो अपना यूरेनियम ले गए हैं, किसी महफूज मकाम पे भी लेके चले गए हैं। आपने देखा कि 3 साइट्स पे हमला हुआ है, लेकिन कहीं से अभी तक ये इतला नहीं है कि कोई ताबकारी फैली है। जैसे चरनोबल में एक दफ़ा वाक़या हुआ था तो 40,000 से ज़्यादा तो लोग मारे गए थे और उसके असरात आज तक हैं। तो मैं जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि आजकल जो वॉर्स हैं वो इतनी कैलकुलेटेड हैं कि उसमें अपने टारगेट सेट किए जाते हैं। बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि मिसाइल भी चल रहे हैं, ये भी लग रहा होता है कि वो हिट भी कर रहे हैं, लेकिन वो जगह पहले से इवैक्यूएट भी करा ली जाती हैं, खाली भी करा ली जाती हैं ताकि स्कोर भी बराबर रह जाए, डिप्लोमेटिकली किसी को ये कहने का भी मौका मिल जाए कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। सही। तो हाईली कॉम्प्लेक्स और हाईली कॉम्प्लिकेटेड हो गई है जो वॉर है इस डिजिटल दौर में, इस नए दौर में। नाइला साहिबा, इन्होंने अभी जो बात की डॉक्टर साहब ने, मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए कि डिप्लोमेट आजकल की वॉर्स भी बड़ी कैलकुलेटेड होती हैं, और जब कल प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट भी आई तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है और आप जंग बंदी की तरफ जाएंगे या जंग बंद हो जाएगी। डू यू थिंक कि ये डिप्लोमेसी जिसका कतर ने भी जिक्र किया और अमेरिका ने भी बार बार इस हवाले से बात की, और ये सिर्फ ये जो हमें काउंटर या रिटेलिएशन दोनों साइड से नज़र आई, ये सिर्फ एक कैलकुलेटेड को हम कैलकुलेटेड के तौर पे देख सकते हैं या नहीं, एक्चुअली में ये एस्केलेट हुआ और ये रिटेलिएशन, ये एग्रेशन फॉर द सेक कि ये इस चीज़ को हमने काउंटर करना है। आपकी बात दुरुस्त है कि ये कैलकुलेटेड लग रहा है सारा कुछ,
जो पहले बात हो रही थी उसमें मैं अर्ज़ करूं कि जैसे पहले भी मैंने कहा, जंग में कोई विनर नहीं होता, लेकिन ये है कि लॉसेस किसके ज़्यादा हो रहे हैं उससे आप इवैल्यूएट करते हैं। ईरान, जैसे कहा गया पहले से ही 1979 से कह रहे हैं मकबर अमेरिका, क्योंकि उनकी जो शाह के ज़माने में जो तबाही हुई थी अमेरिका के हाथों, उसके जवाब में रेवोल्यूशन आई थी। और फिर आपको याद होगा कि उधर हॉस्टेज क्राइसिस भी हुआ था। एक दफ़ा ईरान उसमें कामयाब हुआ तो उनमें ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अमेरिका को हम मुंह ले सकते हैं, और वो इसी तरह से सोच रहे थे। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ईरान ने कभी भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात नहीं की थी। वो उनकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है कि इंसानियत में तबाही आए। जब वो कह रहे थे मकबर अमेरिका, और अभी भी जो अटैक किया उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया है, जहाँ पे कि कोई इंसानी नुकसान एज सच नहीं हुआ। और फिर आप देखिए कि वो एनपीटी के सिग्नेटरीज हैं। इट वाज द मोस्ट हेविली मॉनिटर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड बाय IAEA। सबको पता है, जैसे इराक के वक्त में भी सबको पता था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन झूठ बोल के एक अटैक वहाँ पे किया गया। इसी तरह यहाँ भी नेतन्याहू 1992 से कह रहे हैं कि जी बस 2 हफ्ते में ये न्यूक्लियराइज हो जाएंगे, बस जी 3 महीने में हो जाएंगे, बस जी 3 साल में हो जाएंगे। 92 से अब तक ये नहीं हुए थे, क्योंकि इन्होंने खुद, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, सेल्फ इम्पोज मॉरिटेरियम था कि हम न्यूक्लियराइज नहीं होंगे टू द वेपन्स। इनकी न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो मुल्क के मेडिसिन और बिजली के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो अपना ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करते हैं। वो उनकी इकोनॉमिक एक मॉडल था जिसके ऊपर वो, उनके लिए न्यूक्लियर एनर्जी बहुत अहम है। ये दुनिया नहीं समझ रही, बिकॉज वो उनका एक्सपोर्ट था। जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की बात हुई, यस, ईरान के पास ये ऑप्शन थी, लेकिन उनकी, क्योंकि ये भी एहसास था कि अगर इसको ये ब्लॉक करेंगे तो इससे अमेरिका को नुकसान हो ना हो, रीजनल कंट्रीज़ को बहुत नुकसान होगा, इंक्लूडिंग द ऑयल एक्सपोर्टिंग लाइक कुवैत, लाइक कतर, लाइक सऊदी अरेबिया। उसमें मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइड होनी थी। और फिर ऑब्वियसली चाइना भी वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, हालांकि अब इनलैंड उन्होंने अपने सिस्टम्स जोड़ लिए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान ने चाइना के साथ जोड़ लिए हुए हैं। अब चाइना लैंड रूट से इतना नहीं डिपेंड कर रहा है ईरान के साथ जितना कि पहले कर रहा था। बट स्टिल, हैविंग सेड दैट, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिटरेंट दैट ईरान कुड यूज। अब जब ये जंग हुई है, इसमें जानी नुकसान इतना नहीं हुआ, लेकिन एक इक्वेशन बिटवीन दीज मेन एक्टर्स हो गई है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब रात को कहा, फजर के वक्त हमारे, कि सीज फायर हो गया है, तो दोनों साइड्स यानी ईरान एंड इजराइल ने कंफर्म नहीं किया कि ये सीज फायर हो गया है। हाउएवर ईरान की साइड से ये स्टेटमेंट आई है कि अगर इजराइल सीज फायर करता है तो वी आर रेडी टू सीज फायर टू। लेकिन जो ट्रंप साहब का एजेंडा है उसके मुताबिक ईरान पहले 6 घंटे सीज फायर करेगा, और उस सीज फायर के दौरान इजराइल उसको मिसयूज नहीं करेगा उस खामोशी को, और फिर अगले 6 घंटे में इजराइल जो है वो अपना सीज फायर करेगा और ईरान उसको मिसयूज नहीं करेगा। अब देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन में ये किस तरह से बात चलती है। सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल एजेंट जो है इसमें वो इजराइल है, कि वो किस तरह से इस सीज फायर को यूटिलाइज करते हैं, अमन के लिए या तबाही के लिए। ठीक हो गया। मैं इस पे अनीला का भी कमेंट लूँगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। इस वक्त डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अनीला अली हमारे साथ है वाशिंगटन डीसी से। अनीला, अभी जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे, सीज़ फायर अब जाहिर है अब ऐलान किया गया है, लेकिन अभी दोनों साइड से इस हवाले से कोई जो कह लें कन्फर्मेशन नहीं आई। और जो 6 घंटे दोनों साइड से कहा गया है कि ईरान 6 घंटे जंगबंदी करेगा और उसके बाद फिर इजराइल के हवाले से बात की जा रही है। आपने ख़ुद भी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि ये थोड़ा सा एक कह लें ट्रिकी होगी सूरत हाल इस सीज़ फायर को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने में। हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस वक्त ट्वीट किया था कि कंग्रेचुलेशंस वर्ल्ड, इट्स टाइम फॉर पीस, इस पर इम्प्लीमेंट होना इतना आसान होगा? जी, आई थिंक होगा। आसान तो नहीं होगा, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठेंगे, इजराइल, ईरान, कतर इज़ द मीडिएटर इस वक्त। लेकिन नॉट टू फॉरगेट कि कोई ऐसा डिसीजन जो कि दूसरे रीजन में प्लेयर्स को अफेक्ट करता है, वो लोग भी कंसल्ट होंगे। इट वोंट बी जस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल। तो होगा। मेरा नहीं ख्याल कि दोनों साइड्स अभी सीज फायर को वायलेट करेंगी। लेकिन एक मैं थोड़ा सा अपना इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने क्यों डिसाइड किया टू टेक ऑन द न्यूक्लियर, उनका जो ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है। क्योंकि देखिए मई 2025 में जो प्रेसिडेंट ट्रंप को रिपोर्ट्स दिखाई गई जिससे कि वो कन्विंस हुए, वो ये थी कि 408 किलोग्राम्स ईरान ने यूरेनियम को एनरिच कर दिया है। क्योंकि अगर आपको सिविलियन यूज़ करना है लोगों के लिए, बेहतर लाइफ के लिए, तो उसके लिए तो आपकी लिमिट है 3.6%। तो आपने स्टॉक पाइल्स ली, आपने उसको 60% एनरिच किया और आपने वो 408 किलोज छुपा दिए। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस डील जो अमेरिका ने की थी अंडर प्रेसिडेंट ओबामा, इसका नाम था JCPOA। वो बहुत लोगों ने उसको ऑब्जेक्ट किया था क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट $400 बिलियन कैश गए थे टू ईरान, और उनको काफ़ी लीवे मिल गया था टू यूज़ द एनरिचमेंट प्रोग्राम, विच इज़ ओके। हर कंट्री का राइट है कि वो अपने सिविलियंस के लिए एनरिच करे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करे फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स। लेकिन इन्होंने ये ब्रेक किया और इस वक्त जो रिपब्लिकन्स थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इसलिए आए कि बहुत सारों को पसंद नहीं था वो डील जो प्रेसिडेंट ओबामा ने की थी। उसके अलावा जो ईरानी अमेरिका में रहते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 10 मिलियन ऑफ देम, उन्होंने भी लॉबी किया कि हमें ना तो प्रेसिडेंट ओबामा वाली डील पसंद थी ईरान के लिए और ना ही हमें ये डील पसंद है, वो एनरिच करें, वो अगेंस्ट हैं the mullah Iranian regime. So with all this happening and proof, क्योंकि रॉयटर्स ने खुद रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने खुद रिपोर्ट किया, ईरान ने इतना एनरिच कर लिया है कि वो 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। ये किसी भी कंट्री के बेनिफिट में नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता, सऊदी अरेबिया नहीं चाहता, सीरिया नहीं चाहता है, UAE नहीं चाहता है, और बहुत सारी इजराइल डजंट वांट इट। तो इसका ये ज़रा सा बैकग्राउंड है। मैं कभी ना चाहूँगी कि कोई समझे कि नो, एनी कंट्री कैन एनरिच एंड यूज़ दैट यूरेनियम फॉर गुड पर्पसेस। लेकिन ईरान ने अपना JCPOA अमेरिका के साथ ब्रेक कर दिया, और इस वजह से जब प्रूफ मिला प्रेसिडेंट ट्रंप को और उन्होंने देखा कि 60% एनरिच हो गया है, दैट्स वेरी डेंजरस, दैट्स व्हेन ही अटैक्ड। बट अब हमें ये नहीं पता चलेगा जब तक कि यही IAEA के इंस्पेक्टर्स वहां जा सकें और इंस्पेक्ट कर सकें कि वो छुपा हुआ कहाँ है, कितना डैमेज हुआ है और क्या असलियत है। सो होपफुली जब ये सीज फायर निगोशिएट होगा तो इसमें ये ज़रूर स्टेक होल्डर्स डालेंगे कि IAEA के इंस्पेक्टर्स को आना है, उनको देखना है और रिपोर्ट देनी है दुनिया को। सो आई थिंक देयर इज अ होल प्रोसेस, बट
It's going to come slowly but surely. ठीक है, इट्स अ होल प्रोसेस। नाइला साहिबा भी, अनीला अली ने भी जो बात की, अनीला साहिबा ने भी, उन्होंने यही बात की कि अभी सीज़ फायर के हवाले से चूँकि ऐलान हुआ है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है तमाम तर स्टेक होल्डर्स टेबल पे बैठेंगे, चीज़ों को अंडर डिस्कशन आएंगे और फिर सीज़ फायर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बहुत ट्रिकी सूरत हाल है। इज़राइल, जहाँ पर हमने गाज़ा या फ़लस्तीन के अंदर जो सूरत हाल देखी है, अब जो ईरान के साथ उनका मामला चला है, इसमें भी इस पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा, और जो बीच में मीडिएटर होंगे या जो इस चीज़ को मॉडरेट करा रहे होंगे, उनके लिए भी दोनों स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व रख के और इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराना, डू यू थिंक इट विल बी चैलेंजिंग? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक तो IAEA की बात है, ईरान ने उनको क्रिटिसाइज भी किया कि डिस्पाइट दैट दे वर बीइंग मॉनिटर्ड बाय द IAEA इंस्पेक्टर्स, उन्होंने रिपोर्ट को जानबूझ के एम्बिगुअस रखा, जिसको फिर मैनिपुलेट किया गया। सो इस पे तो अभी IAEA की जो है वो भी क्वेश्चन हो रहा है। अगर ईरान उसमें से निकल आता है, उनको ज़रूरी नहीं था NPT साइन करना, लेकिन उन्होंने की थी, अपने ऊपर सेल्फ मॉरिटोरियम किया था। अगर वो अब IAEA से बददिल होके निकल आते हैं, NPT से निकल आते हैं, फिर ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज देन नोबडी विल हैव द राइट टू चेक व्हाट दे आर डूइंग, एंड दैट्स व्हेन देयर विल बी मोर प्रॉब्लम। अगर IAEA ज़्यादा फोर्थ कमिंग और ऑनेस्ट होता अपनी रिपोर्टिंग में, तो ये सारी मिसलीड ना होते। बिल्कुल इसी तरह जैसे इराक के वक्त जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे कॉलिन पावर्स ने यूनाइटेड नेशंस में बात की थी कि जी हमारे पास इंटेलिजेंस है कि इनके पास ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो बिल्कुल बेबुनियाद था। सो इस किस्म की बेबुनियाद, अभी आप देखिए कि उनकी इंटेलिजेंस की हेड तुलसी साहिबा ने कमेटी में कहा कि जी ईरान के पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है। मार्च में उन्होंने कहा, तो अचानक कैसे हो गया? So there's lot of things that we need to keep in mind before coming up with these statistics and data. लेकिन जहाँ तक सीज फायर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, एक तो है इमीडिएट सीज फायर कि अभी कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। ये 24 घंटे का टाइम मिस्टर ट्रंप ने दिया है। उसके बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सीज फायर डिपेंड करती है मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इज़राइल पे, बिकॉज इज़राइल ऐसे टिक के बैठने वाला नहीं है। उनका ना तो न्यूक्लियर का इशू था, ना रिजीम चेंज का इशू है, उनका इशू ग्रेटर इज़राइल का है। वो उनका फैलाव अलग वो करते रहेंगे, कर रहे हैं। आप देखें, ईरान के साथ जंग हो रही थी तो साथ साथ गज़ा पे भी जुल्म सितम जारी था। सो इज़राइल का क्या एजेंडा है, असल में उस पे बहुत डिपेंड करता है। एज फार एज ईरान इज़ कंसर्न, JCPOA से ईरान नहीं निकला था, अमेरिका निकला था। और अब उसकी 6 राउंड ऑफ टॉक्स प्रेसिडेंट ट्रंप की मतलब प्रेसिडेंसी के दौरान हो चुके थे। ये 6 राउंड ओमान में होना था। सो हमें जो है गिव द डेविल हिज ड्यू वाली बात है कि हर एक ने जो कुछ पॉजिटिव है उसको भी रिकग्नाइज करें और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रिकग्नाइज करें, ताकि एक सिंसियर और ड्यूरेबल अमन इस खित्ते में आए। ठीक हो गया। इन द एंड डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप इस टॉपिक को वाइंड अप करते हुए जो अभी अनीला साहिबा और नाइला साहिबा ने बात की है, इसी के हवाले से आप कुछ ऐड करना चाहें तो। देखिए, मैं थोड़ा सा जो वाशिंगटन DC से जो नाइला साहिबा तशरीफ़ फरमाए हैं वो जो बात कर रही थी, देखें लग ऐसे रहा है कि देखें सारी यानी वन साइडेड यूँ कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप का तो हो सकता है ये मौक़िफ़ जो जैसे आपने बयान फरमाया। मैं उस टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाह रहा कि यूरेनियम की जो अफजोदगी है क्या सिर्फ वही काफ़ी है कि जैसे आपने कहा कि 3.6 तक उनको इजाज़त दी गई थी, या अगर वो उससे ज़्यादा मकदार में बना लें। देखिए, यूरेनियम से ज़्यादा जो है फिर वो जो टूल है जिसने फिर उसको कन्वर्ट करना है एक बॉम्ब में, जिन्हें आप आम सादा अल्फाज में सेंट्रीफ्यूजेस कहते हैं। अच्छा, उनकी तादाद का भी इशू है कि क्या आया ईरान ने उतनी तादाद में बना लिए थे कि वो सेंट्रीफ्यूजेस को और फिर यूरेनियम को मिला के
फिर जिसको आप कहते हैं एक प्रोडक्ट या एक बॉम्ब बना ले, और बाद में फिर एक ज़ाहिर वेक्टर चाहिए, एक ऐसा मिज़ाइल जो फिर उनको जोड़ के अपने निशाने पे वो लगा सके। देखें, सिवाय ट्रंप के, मैं तो आपको अमेरिकन इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, गिबार्ड की जो रिपोर्ट थी जिन्होंने कहा कि ईरान नहीं बना रहा था, IAEA की जो रिपोर्ट थी उन्होंने कहा कि ईरान बम नहीं बना रहा था, बाकी जो और इदारे हैं, प्यूटन ने भी यही बात की है। फिर आप ये देखें कि जो NPT है जिसका सेक्रेटरी है ईरान, उसके ट्रीटी में लिखा हुआ है कि जो इस माहिदे को तस्लीम करता है और मेंबर मुल्क है, आप उसकी एटमी तनसीबात पे हमला नहीं कर सकते। UN का चार्टर मौजूद है इस हवाले से। फिर आप मुझे ये बताएं कि खुद अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वो टॉक्स रिज्यूम की ईरान के साथ, 2018 में उससे बाहर निकल गए थे। सही। अच्छा, वो कहते हैं कि मैंने 60 दिन के वक्फत का टाइम दिया था। संडे को, यानी ठीक जिस दिन है। इसराइल ने अटैक किया है, एक और मुलाकात होनी थी डॉक्टर साहब, बस अमेरिकन के लास्ट साथ। मिनट में चाहूंगी आपको मैं सिर्फ wind ये up गुजारिश करूंगा कि अमेरिका ने ना तो NPT की जो है उसका पास किया है, ना UN के जो चार्टर है उसका पास किया ठीक है, है। ना खुद जो उन्होंने एक डिप्लोमेसी इनिशिएट की उसका इंतज़ार किया है। मुझे ठीक है। लगता था कि उनको जल्दी थी इस बात की, सही। और जानबूझ के मैं कहूँगा कि ईरान ने इसराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने जो मकसद था कि उन तनसीबात को तबाह ठीक है। किया जाए और फिर में टेबल पे आया जाए, तो मैं तो इसको जारियत कहूँगा। मामला को अभी भी मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना है और टेबल पे आना सही। है, लेकिन अमेरिका और इसराइल एक अग्रेसर के तौर पे जो दुनिया के किसी कवानीन का एहतराम नहीं करते, ठीक है, उस थैंक शक्ल में यू सामने आए। वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नीला साहिब आपका भी बहुत शुक्रिया, और नाइला चौहान साहिब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जिस टॉपिक के हवाले से हमने बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। नॉर्मली जब ख़वातीन ख़ास तौर पर कम्यूट कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हम सब जानते हैं कि अब ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जो है ये बड़ी कन्वीनियंस भी है, जहाँ पर ख़वातीन के लिए जी कि आपको डोर स्टेप के ऊपर राइड मिलती है, आपने जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के इस्तेमाल को महफूज बनाने के लिए इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसने एक जो कह ले इनकलाबी कदम उठाया है, और ऑनलाइन टैक्सी वेरिफिकेशन ऐप का बाकायदा तौर पर इजरा कर दिया है। इस ऐप का पर्पस यही है कि जी ना सिर्फ पुलिस और ऑनलाइन जो टैक्सी कंपनीज़ हैं उनके दरमियान जो एक राबता है उसको बेहतर किया जाए, बल्कि जो सेफ्टी है पैसेंजर्स की, ख़ास तौर पर ख़वातीन की, उसको भी मेक श्योर किया जाए, किसी भी ना खुशगवार वाक़े से बचाया जा सके। और फिर जब ड्राइवर या सवारी की नकलो हरकत से पुलिस को भी बर वक्त आगाह होती है, और ये भी इस इक़दाम का एक अहम हिस्सा है। इस इक़दाम में जी ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग का निज़ाम कैसे बेहतर बनाया गया है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शाकिर हुसैन साहब मौजूद हैं, DG है सेफ सिटी इस्लामाबाद के, इनको खुश आमदीद करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस थोड़ा सा जो ऑनलाइन टैक्सी वेरिफिकेशन ऐप है इसके हवाले से बताइए कि हाउ डज़ इट वर्क, और आप लोगों ने इस बात को कैसे मेक श्योर किया है जो कि कंपनीज़ और आपके दरमियान जो कोलैबोरेशन है, और साथ साथ जो पैसेंजर्स या जो लोग कम्यूट कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को भी मेक श्योर किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। ये इस्लामाबाद पुलिस ने शहरियों की हिफाजत के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम लेके आए हैं जिसको टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इस ऑनलाइन ऐप के ज़रिए हमारी इस्लामाबाद पुलिस की ये एक कोशिश है कि हम शहरियों को, स्पेशली जो कम्यूट करते हैं लेट आवर्स में, और ख़ासकर जो फीमेल हैं या स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कम्यूट करते हैं, ज़्यादातर लोग आजकल ये जो रजिस्टर्ड टैक्सीज़ हैं, कंपनीज़ के टैक्सीज़ हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी सफ़र को महफूज बनाया जा सके। ये उन लोगों के लिए है, और इसका जो है हमने बाकायदा आगाज़ किया है इस्लामाबाद से, और इसमें तकरीबन 2000 के करीब टैक्सीज़ हमने रजिस्टर किए हैं, और मज़ीद ये सिलसिला जारी है। और इसमें ज़्यादातर टैक्सीज़ जो हमारी कंपनीज़ है, जिस तरह यंगो है, एंड्राइव है, उसके टैक्सीज़ हैं, और कुछ लूज टैक्सीज़ भी हैं
जितने भी टैक्सीज की कंपनीज हैं उस सबको हम अप्रोच कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। वो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये है कि हम इन तमाम टैक्सीज को और उनके ड्राइवर्स की जो डिटेल है, उनका जो बायोडाटा है, उसको अपने सिस्टम में एंटर करके वो हमारे रिकॉर्ड पे आ जाता है। इसके बाद जितने भी टैक्सीज हैं उन तमाम को एक यूनिक क्यूआर कोड इशू किया गया है। वो क्यूआर कोड जो है वो टैक्सीज के वेंट स्क्रीन के ऊपर, साइड स्क्रीन के ऊपर चिपका किया गया है। ठीक है। और इसके बाद एक जो ऐप है टीवीएस के नाम से, उसको डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी शहरी उसको इस्लामाबाद का जो ऑफिशियल पेज है, वेबसाइट पेज है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं हम। और अनकरीब हम इसको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के ऊपर भी लेके आ रहे हैं अवाम की सहूलत के लिए। अच्छा शाकिर ये साहब, डाउनलोड करने के सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, मैं मुझे लगा कि आप खामोश हुए। अच्छा मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि जो इसमें नक्लो हरकत से लेकर जो पैसेंजर्स हैं उनकी डिटेल भी आपके पास है या सिर्फ ड्राइवर और टैक्सी की डिटेल्स आपके पास है? नहीं जी, इसमें सिर्फ टैक्सीज और ड्राइवर्स की डिटेल्स हैं। जो टैक्सीज अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड है उस तमाम टैक्सीज की रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी कंपनी का नाम और उसका जो ड्राइवर है स्पेशली उसकी डिटेल है हमारे पास। और जब ये क्यूआर कोड, जो यूनिक क्यूआर कोड है हर गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, इसको जब आप अपने ऐप से स्कैन करेंगे, जो ऐप आपके मोबाइल के ऊपर डाउनलोड हुआ है, वो डाउनलोड करते हुए जो यूजर है उसके बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें इंटर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका आईडी कार्ड। जैसे ही कोई यूजर उसको स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, यहाँ पे पुलिस के सेफ सिटी के कंट्रोल रूम के अंदर उसका अलर्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है। और हमें पता चल जाता है कि कौन बंदा कहाँ पे राइड ले रहा है या टैक्सी बुक कर रहा है। तो उसकी सेफ्टी के लिए एक तरह का हमारे पास ऑटोमेटिकली एक अलर्ट आ जाता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक कम्यूटर जो है वो अभी राइड ले रहा है। दूसरा ये है कि वो कंप्यूटर जो है वो जैसे ही स्कैन करता है, उसको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर उस टैक्सी के बारे में सारी की सारी डिटेल आ जाती है। उसको पता चल जाता है कि ये टैक्सी पुलिस के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, और टैक्सी का नंबर क्या है, किस कंपनी का है, ड्राइवर कौन है, ड्राइवर का नाम क्या है, उसका पूरा बायोडाटा आ जाता है, जो कि उसकी पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जरूरी होता है। वो जो स्क्रीन के ऊपर डिटेल आ जाती है वो अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकता है वापसी पे कि मैं इस टैक्सी के ऊपर यहाँ से राइड ले रही हूँ, खासकर लेडीज के लिए। इसी तरह इसके अंदर एक और सहूलत भी है इस ऐप के अंदर। इसमें एक एसओएस सिस्टम, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम भी है। ठीक है। इन केस अगर कोई कंप्यूटर जो है उसको कोई खतरा महसूस हो ड्राइव के दौरान, और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो, या कोई वो कंप्लेंट करना चाहे टैक्सी ड्राइवर के रवैये के खिलाफ, या कोई वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, या कोई भी ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है जिसकी वजह से वो कंप्लेंट करना चाहे या वो अपने आप को खतरे में महसूस करे, तो उसके अंदर जो एसओएस बटन है उस ऐप के अंदर, उसको सिंपल प्रेस करने से यहाँ का पुलिस का जो सिस्टम है वो मुतहरक हो जाता है। एसओएस बटन प्रेस करने से यहाँ पे अलर्ट जनरेट होता है, यहाँ पे बीप आता है, और वापसी पे पुलिस की कंट्रोल रूम से उस नंबर पे कॉल की जाती है। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये भी है कि जैसे ही कोई ये ऐप के जरिए कोई स्कैन करता है या एसओएस बटन प्रेस करता है, हमें ना सिर्फ उसकी डिटेल आती है, उस कॉलर की, उसका नंबर, उस टैक्सी की डिटेल्स, बल्कि उसकी लोकेशन भी आ जाती है। उसकी जीपीएस लोकेशन भी एग्जैक्टली हमें आ जाती है यहाँ कंट्रोल रूम में, जिसकी वजह से पुलिस को वहां पे रिस्पॉन्स करना बहुत इजी होता है। ठीक हो गया। तो ये दो फीचर्स हैं इसके। अच्छा। एक तो मतलब टैक्सी और ड्राइवर जो है उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि भाई ये रजिस्टर्ड है, प्रॉपर है या नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता बंदा तो नहीं। दूसरा ये कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हेल्प, एसओएस हेल्प, वो इमरजेंसी बटन प्रेस करके पुलिस की हेल्प को फौरी तौर पे वहां पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा शाकिर साहब, अब मेरे इसमें दो सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा इस हवाले से जाहिर है, जब कोई ऐप लॉन्च की जाती है तो उसके अंदर जाहिर है आप लोग तो अपनी एंड से बहुत चीज़ों को मेक श्योर करते हैं, बट द कंट्री वी लिव इन और इंटरनेशनली भी अब बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिन्होंने कुछ इस तरह की मशकूक एक्टिविटी करनी है।
अब ये जो QR कोड्स हैं जो आप लोग हर गाड़ी के ऊपर लगा रहे हैं, यूनिक QR कोड्स हैं, इस बात को मेक श्योर करना कि जो QR कोड स्कैन किया जा रहा है इट्स द राइट वन, बिकॉज ऑलरेडी हम सब बहुत सारी चीज़ों पे ऑनलाइन जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी बहुत सारी प्रिवेसी, हमारा डेटा, इट्स ऑलरेडी वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड। और इस बात को मेक श्योर करना कि कोई एक पैसेंजर है या कोई भी ऐसा यूज़र है वो उस QR कोड को स्कैन कर रहा है, वो मॉनिटर करने के लिए आप लोगों ने कोई चीज़ या कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है? पहले तो ये कि जो QR कोड है वो पुलिस की तरफ से इशू शुदा है, और QR कोड की जो ओरिजिनलिटी है वो यहाँ से पता चलेगा कि जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर उस टैक्सी और उस ड्राइवर के बारे में डिटेल आपके पास आ जाएगी। ठीक है। और दूसरा उसका ये होगा कि ऑटोमेटिकली अलर्ट जनरेट हो जाता है पुलिस कंट्रोल रूम में, जहां पे हम उस वक्त तक किसी को कांटेक्ट नहीं करते जब तक कोई SOS बटन प्रेस ना करें। हमारे पास रिकॉर्ड जरूर आता है कि किसने कहां कहां पे कम्यूट किया है और कौन सा टैक्सी जो है वो, अगर किसी भी टैक्सी ड्राइवर का या किसी स्पेसिफिक टैक्सी का बाद में खुदा न खास्ता किसी क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाता है तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री जो है निकाल सकते हैं कि ये टैक्सी पिछले 1 महीने में कहां कहां ट्रेवल किया है इसने, ठीक है। और ये कहां पे ऑपरेट करता रहा है और किस किस ने इस पे जो है ना राइड लिया है। ये भी हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक कोई क्रिमिनल गैंग है, वो किसी एक टैक्सी को या किसी स्पेसिफिक ड्राइवर के साथ कनेक्शन में है और उसको यूज करते हैं अपने सफर के लिए। तो हमें इससे जो है इस सिस्टम से ये भी मदद मिल सकती है बाद में इन्वेस्टिगेशन में कि कोई क्रिमिनल गैंग कोई स्पेसिफिक टैक्सी सर्विस तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कम्यूट के लिए, किसी क्राइम सीन पे जाने के लिए, वहां से वापस एस्केप के लिए। तो इसका डेटा जो है पुलिस के पास ही है और ये बिल्कुल महफूज है और इसको प्योरली इन्वेस्टिगेशन पर्पस और सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और डेफिनेटली इसका पूरा ख्याल भी रखा जाएगा क्योंकि एक पब्लिक और डेटा है तो इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी पूरा हमने इंतजाम किया हुआ है। ठीक हो गया। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से शाकिर साहब आप कुछ भी इस्लामाबाद के शहरियों को इस ऐप के हवाले से एनीथिंग यू वांट टू ऐड, कुछ भी कहना चाहें तो? सॉरी प्लीज। मैं कह रही हूँ इन द एंड आप हमारे प्लेटफॉर्म से जो इस्लामाबाद के सिटीजन हैं इस ऐप रिलेटेड या ओवरऑल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कहना चाहें, द कैमरा इज ऑल योर्स। मैं ये गुजारिश करूंगा इस्लामाबाद के सिटीजन्स के लिए कि ये जो इस्लामाबाद पुलिस ने टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम लेके आए हैं ये आपकी सहूलत के लिए है और आपकी सेफ्टी के लिए है, खासकर वो कम्यूटर्स जो स्टूडेंट्स हैं या जो फीमेल हैं, जो वर्किंग फीमेल्स हैं, स्पेशली जो ऑफिसेज में आती हैं और शाम को लेट आवर्स में घरों को वापस जाते हैं, उनके लिए ये एक सहूलत है। आप बिला खौफ व ख़तर जो है आप टैक्सीज इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो QR कोड है इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जो टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम है आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐप जो है डाउनलोड करें जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है और अनकरीब आपके ऐप स्टोर के ऊपर भी आ रहा है और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। इस्लामाबाद पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए हमा वक्त जो है वो मसरूफ़ अमल है और इस तरह के और भी बहुत सारे हम इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जिससे आपकी सेफ्टी इंश्योर हो। थैंक यू वेरी मच शाकिर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। DG सेफ सिटी हमारे साथ मौजूद थे और जो एक नई ऐप है उसके हवाले से बता रहे थे कि किस तरह से पैसेंजर्स की जो सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने इकदाम लिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही टैलेंटेड खातून से करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी जो घरेलू ज़िंदगी है और डिजिटल दुनिया है उसके दरमियान एक बहुत शानदार बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। मारिया मोहनी इनका नाम है, जो कि इंस्टाग्राम पर आस्क फिट मामा के नाम से जानी जाती हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं। ना सिर्फ ये रवायती खानों को जदीद और बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में पेश कर रही हैं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और जो स्मार्ट प्लानिंग है उसके ज़रिए भी बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। 261K के से ज़ायद जो इनके फॉलोअर्स हैं। ये सिर्फ रेसिपीज़ नहीं बांटती हैं, बल्कि वो ख़वातीन को जिनको ओवरऑल अगर कोई आप घर पे डिनर होस्ट कर रहे हैं, कोई लंच होस्ट कर रहे हैं, उसको किस तरह से आपने प्लान करना है, किचन में क्या आप कर सकते हैं, फिर आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आप ग्रॉसरीज कर रहे हैं या कोई भी आप अपनी चीज़ें परचेस कर रहे हैं उसको कैसे आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, अपनी लाइफ को ईजी और कन्वीनियंट करना है। आज हम इनसे इसी इंटरव्यू में भी बात करेंगे कि किस तरह ये अपनी सारी जो एज अ मदर अपने रोल को, होम मैनेजर, डिजिटल क्रिएटर, सब चीज़ों को कैसे मैनेज करिए, और साथ साथ कुछ आसान जो टिप्स हैं और टाइम सेविंग टिप्स हैं वो भी हम इनसे जानेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मारिया आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें थोड़ा सा बताया, आस्क फिट मामा। इतना यूनिक नाम और माशाल्लाह से आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो इस बारे में बताएं कि जब आपने ये स्टार्ट किया क्या आइडिया था, और फिर जब आपने स्टार्ट कर लिया तो आपको ये पता था कि आप इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा? दिस वॉज एक्चुअली सो एक्सीडेंटल ना, मैंने प्लान ही नहीं किया था कि मैं कभी इंस्टा पे भी आऊँगी, कुछ शेयर भी करूँगी कंटेंट। आई वॉज ऑफ द सॉर्ट मिलेनियल्स में से हूँ। मुझे आप इमेजिन नहीं कर सकते इंस्टा पे स्टोरी लगाना भी नहीं आता था। सो ड्यूरिंग कोरोना डेज ना, वो एक ऐसा टाइम था कि वी नीडेड टू कनेक्ट विद समवन। एवरीबडी वॉज हाउस बाउंड, और किस तरह से बात करें, क्या करें। रेसिपी क्रिएशन भी सारी की सारी कोरोना में चल रही थी, सारी बनाना ब्रेड वायरल्स एंड एवरीथिंग वाज ड्यूरिंग कोरोना। सो ड्यूरिंग कोरोना आई स्टार्टेड दिस ब्लॉग एंड देन आई एन्जॉयड लाइक एनीथिंग। इतना एडिक्टिव हो गया, इतनी अच्छी कम्युनिटी बन गई, इट्स लाइक माई सेकेंड फैमिली। और बस इट स्टार्टेड टू ग्रो, इट वेंट वायरल। अच्छा, वायरल क्या चीज़ होती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में? एकदम से वायरल नहीं हो जाती है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू गिव कंटेंट, यू नो, क्वालिटी कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। ऑडियंस चाह क्या रही है, तो उसमें आप टेस्ट एंड ट्राई करते हैं कि आपने ये चीज़, ये रेसिपी लगाई, ये प्रोडक्ट रिव्यू लगाया, कुछ और चीज़ लगाई, एंड विच पिक्ड अप। जो चीज़ पिक करती है देन यू स्टार्ट ऑफ ऑन दोज लाइन्स, एंड आई एक्चुअली एंजॉय कंटेंट क्रिएशन नाउ। लवली लवली, इफ़ यू आर एंजॉइंग इट। अच्छा, अब ये बताएं कि जो बहुत सारी ख़वातीन हैं और ख़ास तौर पे जो फूड ब्लॉगिंग कर रही हैं, उनको आप क्या टिप देंगी? ज़ाहिर है अभी आपने बात की कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में भी उनको हेल्प मिले। देखें, मैं पहला तो ये कहूँगी कि फूड ब्लॉगर ना समझें आपको। देयर आर टू थिंग्स, एक है फूड ब्लॉगर, एक है फूड कंटेंट क्रिएटर। फूड ब्लॉगर क्या होता है? इट्स अ वेरी स्मॉल टर्म और नैरो उसकी व्यू है। फूड ब्लॉगिंग इज़ क्या आपने कुछ भी फूड रिलेटेड स्टफ शेयर किया एंड उसके ऊपर ब्लॉग लिख दिया, उसका कोई कंटेंट लिख दिया। फूड कंटेंट क्रिएशन में इट हैज़ सो मैनी एस्पेक्ट्स। It has reels, it has recipe creation, it has photography, it has product reviews, it has brand collaborations. So always consider yourself as a content creator. अच्छा, उसमें start with your field, your thing. What do you like? जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट है ना, फूड में भी आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट है, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट डिज़र्ट्स, आई एम अ मीठा लवर। सो जो मेरी मीठे की रेसिपीज़ होती हैं ना, एक तो वो वायरल भी वो अक्सर होती हैं, और मुझे बनाते हुए बड़ा मज़ा आता है, उससे एक्सपेरिमेंट करते हुए बड़ा मज़ा आता है कि चलो ये इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं, इसको कुछ चेंज कर लेते हैं, इसको इतना खूबसूरत बना लेते हैं। सो वर्क अराउंड योर पैशन, वो एक वाहिद टिप है टू ग्रो एज अ कंटेंट क्रिएटर। डोंट थिंक अबाउट मनी, इसमें तो कुछ पैसे ही नहीं मिल रहा, इसका क्या फ़ायदा, हम रोज़ रोज़ शेयर कर रहे हैं, हमें तो कोई नहीं अप्रोच कर रहा। कोई ना अप्रोच करे, आप अपने लिए ही काफ़ी हो। एंड जस्ट व्हेन यू जस्ट शेयर कंटेंट, तो
तो आपको नज़र आएगा, जब आप ग्रो करोगे ना तो आपको नज़र आएगा कि आपने कितना कुछ अच्छा किया है। लवली। अच्छा चलिए मारिया, मुझे एक आइडिया दें कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ जिसको इंडिपेंडेंट होना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या डूज़ एंड डोंट्स हैं जो कि मैं अपने लिए, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए और सक्सेस के लिए उसको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ? अच्छा, सबसे पहले तो आपको इक्विपमेंट चाहिए होती है। कोई बहुत लंबी चौड़ी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। मैंने पहले रिंग लाइट ली थी और क्या क्या लिया था, कभी मेरे लिए काम नहीं हुआ और मैंने उसको साइड पे रख दिया। ठीक है, यू नीड एन इक्विपमेंट एंड यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद दैट इक्विपमेंट। आपका लाइफस्टाइल कैसा है? बिकॉज आई एम अ हाउस वाइफ, आई हैव किड्स अराउंड, आई हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माई किचन। आई कांट अफोर्ड कि बड़ा लंबा चौड़ा सा मैं इक्विपमेंट रखूँ और अपने कॉन्टेंट शूट करूँ। सो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक अच्छा सा फ़ोन है जिसका कैमरा बहुत अच्छा है। आपको भी एक अच्छा सा फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो। उसके लिए रिकॉर्डिंग डिवाइस चाहिए। आपकी एप्लीकेशंस बहुत सी फ्री अवेलेबल हैं, कैपकट है एंड देयर कैनवा, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस जो आपको फ्री मिल जाएंगी, लेकिन फ्री में ऑब्वियसली लिमिटेड होती हैं, एडिट कैपेबिलिटीज़ भी, हर चीज़ भी। सो व्हेन यू ग्रो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ पेड वर्जन। आपके पास ये इक्विपमेंट हो गया, उसके बाद आपने नीश सेलेक्ट करनी है। नीश आपकी सिलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल आपने फूड नीश सेलेक्ट कर ली। कंटेंट आपने कैसा बनाना है? कंटेंट बनाकर कंटेंट को एक ही दिन में आपने एक हफ्ते का कंटेंट शूट कर लिया, आप उसमें सौखे हो जाएंगे। यू विल हैव कंटेंट, आपको पता है कि आपने उसको एडिट करना है, रोज़ रोज़ शेयर कर लेना है, किन डायरेक्शन में करना है वो एक कंटेंट कैलेंडर बना लें। सो दिस हेल्प्स यू, लेकिन उसमें ये ख्याल रखें कि इट शुड हैव योर वाइब, योर फील, आप उसमें नज़र आ रहे हों। ठीक है, कभी कभी हम इंस्पिरेशन भी लेते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कौन नहीं इंस्पायर होता, मैं भी किसी ना किसी से इंस्पायर हुई थी, तो उनसे जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं उसको अडाप्ट कर रहे हैं। मेक श्योर यू आर विजिबल इन दैट इंस्पिरेशन, उसमें आप छुप ना जाएं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा मारिया, आप खुद भी एक खातून है और आपको पता है कि बहुत सारी ख़वातीन के लिए चैलेंजिंग होता है, जो वो हाउस वाइफ भी हों, बच्चे भी हैं, होम मैनेजमेंट भी करनी है। आप क्या समझती हैं कि इसमें फैमिली सपोर्ट कितनी इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपने अगर कुछ सोच लिया है तो आप उसको आगे कैसे परसू कर सकते हैं? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट ना, इट काउंट्स अ लॉट कि आपने किस तरह से अपना टाइम मैनेज किया। देखें, एज अ होम मेकर, एज अ प्रोफेशनल, मैनी कंटेंट क्रिएटर्स आर ऑन अ फुल टाइम जॉब, दे वर्क in different fields. You have to manage time. जिस तरह से मैंने कहा कि आपने 1-2 दिन लगा के पूरे हफ्ते का कंटेंट शूट कर लिया, यू डोंट हैव टू शेयर इट राइट अवे। डिफरेंट तरह के एंगल्स हैं, डिफरेंट तरह का पोर्टफोलियो है, आपने उसको शेयर करना है थ्रू आउट द वीक। ठीक है, एंड देन ईजी रहें, जस्ट फॉलो द रूटीन। सपोर्ट पीयर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेरी सपोर्ट फ्रॉम माई मदर इन लॉ, फ्रॉम माई चिल्ड्रन, फ्रॉम माई हस्बैंड, इट वॉज इमेंस। मेरी मदर से हर तरह से मुझे सपोर्ट मिली, अपने फ्रेंड्स से मिली है। शुरू में ना आपको लोग कहेंगे कि क्या कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, इससे क्या मिलेगा, लाइक रीज़न क्या है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। डोंट बॉदर, जस्ट लगे रहो, कंसिस्टेंसी से लगे रहो, इंजॉय करो। अगर इंजॉय कर रहे हो ना तो फिर मज़ा भी आएगा रोज़ रोज़ शेयर करने में। और फिर आप देखेंगे कि एक टाइम पे लोगों ने कहना है कि वाह, आई नो हर, शी इज़ अ ब्लॉगर एंड आई नो हर, आई बीन देयर, आई हैव सीन हर डू दैट स्टफ। सो वो बड़ा मज़ा आएगा एंड बस आप लगे रहें तो हो जाएगा, इंशाल्लाह हर चीज़ हो जाएगी। अच्छा मारिया, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका जैसे प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत अच्छी फॉलोइंग है, तो क्या इस फॉलोइंग के साथ फाइनेंशियली भी कोई बेनिफिट है? क्योंकि आपने जैसे खुद भी कहा, बहुत सारे हम इवन प्लेटफॉर्म्स भी देखते हैं जिन पर ट्रैफिक तो होती है लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, तो आप क्या समझती हैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो साथ? होता क्या है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर ना, व्हेन यू स्टार्ट इनिशियली आपको बहुत PRs आती हैं, ठीक है, पब्लिक रिलेशन, आपको PR आएगी, जी हम स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, हमें प्रमोट कर दो। इस तरह से आपका एक PR सर्कल बनता है। आफ्टर सर्टन टाइम आप कहते हैं कि मैं PR तो ले लूँगी, लेकिन देन कंटेंट क्रिएशन के चार्जेस होंगे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन जो है इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। जो कंटेंट क्रिएटर है वो टाइम दे रहा है, वो अच्छा सा उस पर वॉइस ओवर कर रहा है, बता रहा है, टेस्ट कर रहा है प्रोडक्ट को कि वो क्वालिटी की है भी कि नहीं है।
तो ब्रांड से कोलैबोरेशन करके ही आप आगे बढ़ते हैं, और ब्रांड से शुरू में ना, डोंट शाई अवे फ्रॉम इट, डू ब्रांड कोलैबोरेशंस, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम ब्रांड्स। हर ब्रांड की अपनी ही प्रोफाइल होती है, अपनी ही कैंपेन डायरेक्शंस होती हैं, गो फॉर इट। और इवेंचुअली देखें, हर तरह का जो मेटा का प्लेटफॉर्म है ना, दे पे यू डिफरेंटली। इंस्टा पे यू गेट पेड थ्रू ब्रांड कोलैबोरेशंस, ठीक है, कभी ऑर्गेनिक होती हैं, कभी बिल्कुल स्ट्रेट अवे पेज टू पेज कोलैबोरेशंस होती हैं। कंटेंट क्रिएशन के लिए उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, उनकी कोई गाइडलाइंस होती हैं जो आपने मीट करनी होती हैं। कोई आपको ब्रांड अप्रोच कर रहा है तो वो कुछ देख ही रहा है ना कि आपके ब्लॉग में कि ये जी हमारे साथ सिंक्रोनाइज कर रही हैं, तो आपको यू गेट पेड फॉर इट। ये सिर्फ इंस्टा के साथ है। यूट्यूब में यू गेट पेड पर व्यूज़, लेकिन यूट्यूब इज़ गूगल मॉनिटर्ड, इट इज़ नॉट अ मेटा प्लेटफॉर्म। मेटा में व्हाट्सएप आ जाएगा, फेसबुक एंड इंस्टा। फेसबुक पे भी डिफरेंट मोनेटाइजेशन टेक्निक्स है, लेकिन मेनली ये ब्रांड कोलैबोरेशन ही होती है, ब्रांड्स अप्रोच यू। तो वॉट एवर यू पोस्ट ऑन एनी मीडिया प्लेटफॉर्म, मेक श्योर कि वो क्रॉस पोस्टेड हो। जैसे अगर आपने कंटेंट बनाया है तो आप फेसबुक का पेज भी बना लें, इंस्टा पे तो आप हैं ही, अब यूट्यूब का पेज भी बना लें, आप उसको किसी और भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर लें। थ्रेड्स है, थ्रेड्स ऑटोमेटिकली इंस्टा से थ्रेड पे शेयर हो जाता है। तो इस तरह से आपके कंटेंट की व्यूअरशिप बढ़ेगी। किसी ने आपको अगर इंस्टा पे नहीं भी देखा तो वो यूट्यूब पे देख लेगा, वो आपको फेसबुक पे देख लेगा। देन यू विल हैव मोर प्रपोजल्स एंड मोर मॉनेटरी ऑप्शंस टू वर्क विद। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे कि हम किचन हैक्स पर भी आप कंटेंट बना रही हैं, और हम जानते हैं कि टोटके बहुत सारी हमारी ख़वातीन थीं जो टोटके बताया करती थीं, एक दो मशहूर नाम भी थे जो अब नहीं हैं। तो आप किस तरह के हैक्स, ये जो किचन हैक्स होते हैं, क्या चीज़ें फोकस में रखती हैं कि कंटेंट वायरल भी हो और लोगों की हेल्प भी हो जाए? अच्छा, मुझे ना ये आइडिया बेसिकली व्हेन आई मूव अराउंड इन माय सोशल सर्कल्स तब आता है। लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ है, इसको क्या करें। अब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई हरफन मौला तो हूँ नहीं, मुझे हर चीज़ तो पता नहीं है। वेयर डू आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम? मैं अपनी मदर इन लॉ से पूछती हूँ, माँ से पूछती हूँ, अपने सोशल सर्कल में पूछती हूँ। बहुत सी आंटीज़ होती हैं, उनको इतना अच्छा पता होता है जो हमें नहीं पता होता। हमने वो चीज़ें ट्राई नहीं की होती, हम कहते हैं इससे क्या हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा उसको ट्राई करके मैं ज़रूर देखती हूँ। नो कुछ चीज़ें अभी आजकल मेरे स्टोरीज़ पे अगर कोई आप फॉलो कर रहे हो तो ये चल रहा था कि हाउ टू प्रिवेंट लिजर्ड्स फ्रॉम योर होम, अंदर आ जाती हैं किस तरह से। तो वो एक हैक, लोगों ने इतने हैक्स शेयर किए एंड आई एम सो थैंकफुल। लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये काम आएंगी, मैंने उनको ट्राई किया। तो अभी ये टेस्ट रन हो रहा है कि उसमें से कौन सा हैक है जो एक्चुअली काम आएगा, एंड देन आई मेक कंटेंट ऑफ इट एंड देन आई शेयर इट। सो अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन आई गेट फ्रॉम पीपल अराउंड मी, एंड उसमें एक रिसर्च होती है पूरी की पूरी। तो उसके बाद फिर आई शेयर द हैक। लेकिन यूर राइट, पहले ज़ुबैदा आपा होती थी, उनसे हर चीज़ पूछ लेते थे, एंड अब बाकी में कोई नज़र नहीं आता। लवली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी लड़कियां और ख़वातीन हैं जो खाने अच्छे बना लेती हैं, इवन कंटेंट भी शूट कर लेती हैं, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोगो डिज़ाइनिंग है, एडिटिंग है, एसईओ जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो फेमिलियर नहीं होती हैं। तो उनको क्या मोटिवेशन देंगी कि उनकी भी हेल्प हो जाए? मैं उनसे सिर्फ कहूँगी कि घबराना नहीं है। घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है यार, इतनी एप्लीकेशंस हैं, इतनी चीज़ें हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। अगर मेरे जैसा बंदा कुछ कर सकता है ना, और कुछ बना सकता है, आई एम श्योर यू कैन डू इट एज वेल। जो लोगो बनाने की बात है, जैसे कि आपने कहा, तो AI जनरेटेड हर चीज़ मिल जाती है। चैट GPT पे जाएँ, उसका पेड वर्जन ले लें, आपको लोगो भी मिल जाएगा। कैनवा इज़ अ वेरी गुड एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कैपकट का अगर आप पेड वर्जन लेंगे तो उसमें इतने अच्छे जनरेटेड आपको कैप्शंस मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाते हैं। एंड नथिंग फॉर अ मंथ, अगर आपको कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट ऑल्सो, देन व्हाई नॉट डू इट। सो आप हर चीज़ कर सकती हैं। बस एक दफ़ा एक चीज़ में आप आ जाएंगी ना, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, इन्स एंड अबाउट्स, आपको हर चीज़ खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू बी ऑब्जर्वेंट, और फीड पे जाके कंटेंट्स देखें कि कंटेंट क्या चीज़ वायरल हो रहा है, कौन क्या हैशटैग्स इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह की रेसिपीज़, अगर आपका फोकस है तो किस तरह की रेसिपीज़ लोग आजकल देख रहे हैं ज़्यादा, अगर फैशन है तो किस तरह का फैशन देख रहे हैं, एंड फिर उसको अपने हिसाब से ट्वीक करके शेयर करें।
लवली, थैंक यू वेरी मच मारिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। आई गेस बहुत सारी ख़वातीन के लिए हेल्पफुल भी होंगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। हमने सोचा जाते जाते मौसम की बात कर ली जाए। तो मुल्क भर में जी प्री मॉनसून बारिशों का आगाज़ हो गया है और रवा साल मॉनसून के हवाले से मामूल से 25% ज़्यादा जो बारिशें हैं उनकी तवक्को ज़ाहिर की गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों ख़ास तौर पर पंजाब के बड़े शहरों की बात की जाए तो शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात 40 से 60% ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड होने की प्रेडिक्शन मौजूद है। माहिरीन कह रहे हैं जी कि बारिशों के दौरान जो तेज़ हवा है और साथ साथ जो मौसलाधार बारिश है उसके जो इम्कानात मौजूद हैं। इस हवाले से हम लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं जी कि लाहौर में बारिशों को लेकर क्या पेश गोई है। बिकॉज मैं इस वीकेंड के ऊपर कुछ शहर से बात थी तो आई हर्ट के लाहौर के अंदर बैक इन लाहौर वो कुछ बारिशें चल रही थी। सो जाबिर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जाबिर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज़रा ये बताएं कि लाहौर में बारिशों को लेकर क्या प्रेडिक्शन है और कब तक आगाज़ होगा। जी बिल्कुल, लाहौर में आगाज़ तो हो चुका है। इतवार के रोज़ ख़ास तौर पर लाहौर में जो है वो कुछ इलाकों में बारिश देखने में आई और ख़ास तौर पे जो हरबंसपुरा और जल्लो का जो इलाका है वहाँ पर जो है वो इतनी बारिश हुई कि जो कि पानी खड़ा हो गया। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक तो जो मानसून की जो बारिशों का आगाज़ जब होता है और ख़ासतौर प्री मानसून हो तो बारिशें जो हैं वो मुकम्मल नहीं होती, ये मखसूस इलाकों में होती हैं। अलबत्ता पंजाब के बेशतर शहरों में इस दौरान बारिश देखने में आई और इसी तरह PDMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया था उसके मुताबिक अगले 102 रोज़ में मज़ीद जो है वो बारिश का इम्कान जो है वो लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात और इस तरह के जो डिवीजन्स हैं यहाँ पर पाया जा रहा है। इसके साथ तेज़ आंधी और हवा जो है जक्कड़ जिसे कहते हैं हम चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जबकि जो हब्स का मौसम है वो भी इसके साथ साथ जो है वो शुरू हो चुका है और हब्स जो है वो अब लोगों को तंग करना शुरू हो गया। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि लाहौर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया, जो कि फील लाइक 50 भी हुआ एक रोज़ 21 जून को। लेकिन फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि अब 37 डिग्री या 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद गर्मी जो है वो अपनी मामूल से ज़्यादा लग रही है। उसकी वजह जो है वो हब्स है कि एक तरफ हवा भी चल रही है लेकिन जैसे ही आप अंदर बैठते हैं तो आपको पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है और ये मौसम जो है वो अब कैरी करेगा अगस्त तक, जो है वो अगस्त के एंड तक जो है वो इसको कैरी करेगा। लेकिन ये मानसून की जो बारिशें हैं अब प्री मानसून का उसका आगाज़ तो हो चुका है लेकिन ये वक्फे से जारी रहेंगी। अलबत्ता जुलाई का जो पहला हफ्ता होगा उसमें मज़ीद बारिशें जो है वो देखने में आएंगी। ठीक है, और जो बारिशें मामूल से ज़्यादा अजाब वकास कहा जा रहा है कि होंगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम हर साल देखते हैं कि बारिशों की प्रोडक्शन जो होती है उससे ज़्यादा ही होती हैं बारिशें और उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही है? जी बिल्कुल, इस दफ़ा बारिशें जो है वो कुछ इलाकों में मामूल से 25% और कुछ इलाकों में 35% से ज़ायद जो है वो इम्कान है कि वो बरसेंगी। और इस दौरान जो है वो हमने ये भी देखा है कि गुज़श्ता जब मई के आखिरी हफ्ते में ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों में जब बारिशें हुई तो क्लाउड बर्स्ट भी देखने में आया और इस तरह मौसम जो है जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो अपनी शिद्दत पकड़ रहे हैं, इसी तरह जब बारिशें होती हैं तो उनमें मामूल से ज़्यादा जो है इजाफा है और उसके साथ जो है वो फिर अर्बन फ्लडिंग तो देख ही रहे हैं। उसके साथ ये भी है कि जो पहले से लोग मुतासर हैं, जो मुख्तलिफ सैलाब जो है वो पाकिस्तान में आते रहे हैं, उसकी वजह से जो मुतासरीन है वो अभी तक जो है वो सेटल डाउन नहीं हो सके और अगर मज़ीद आगे इस तरह का कोई जो है वो फ्लडिंग का मामला देखने में आता है तो फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ जो है वो ये चीज़ ना सिर्फ लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनती है बल्कि ये मैशियत को भी जो है वो हिट करती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जाबिर वकास, बहुत शुक्रिया कि आपने अपडेट किया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद थे जी। पंजाब के बड़े शहरों में बारिशों की प्रेडिक्शन है। इंतज़ामिया अपने तौर पे क्या इंतज़ाम करी है ये तो बारिश के दौरान ही पता लगेगा, लेकिन आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है और गैर ज़रूरी तौर पे घरों से नहीं निकलना पानी में, ख़ास तौर पे। ब्रेक नहीं है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।